मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का अध्ययन हम करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने पहले भी स्कूली शिक्षा में भी खूब पढ़ा है। इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इन्होंने उर्दू में भी अच्छा लिखा है। हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी। इसके अलावा उपन्यास भी लिखे हैं। कथा साहित्य के बहुत ही अग्रणी लेखकों में से एक माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। गोदान है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला, ये उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इन उपन्यासों ने उपन्यास विधा को काफ़ी मजबूती प्रदान की। इसके साथ साथ प्रेमचंद ने नाटक और निबंध भी लिखे हैं। मेरे विचार, इसमें इनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की है। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर यदि हम देखें तो वो है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित वर्ग के प्रति उनके साहित्य में संवेदना दिखाई गई है। और ये जो कहानी है पूस की रात, ये भी हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। कहानी का प्रारंभ ऋण की चिंता से होता है और अंत एक ऐसी अकर्मण्यता या ये कहें अकर्मण्य दीनता में जो हर समस्या का समाधान तो लगती है लेकिन होती नहीं है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इसी उद्देश्य को दर्शाने में सफल भी हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी है। छोटे किसान जो हैं उनके लिए प्रकृति भी बहुत ही घातक बन जाती है, क्योंकि प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसी खेती को चौपट भी कर देती है और जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ हो जाती है। और तब मजदूरी और खेती दोनों ही इस समस्या का उदर भर नहीं पाती। एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी हल्कू का एक आलाप है जिसमें मुन्नी और जबरा कुत्ता होते हुए भी उपस्थिति के कोई सार्थक संकेत नहीं दे पाते। कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता। कौन? किसान। और कंबल न खरीद पाने से वह अंत में सर्दी के कारण नीलगायों से खेत की रक्षा भी नहीं कर पाता है। पूस की रात कहानी की चर्चा हम कर रहे हैं। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बुनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मकता देती है और अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण हल्कू की प्रसन्नता और मजदूरी करके मालगुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश कर देती है। किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से खेत का लगान भी चुकाना पड़ता है। और प्रेमचंद ने एक प्रश्न पाठकों के सामने छोड़ दिया है जिसका समाधान उन्हें स्वयं करना है। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सह न आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। कि सह न आया है, जो रुपए रखे हुए हैं वो मुझे दे दो ताकि इसको दे दें ताकि इससे पीछा छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा।
माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। मतलब ये जो सर्दी के महीने हैं उसमें माघ और पूस की ये जो रातें हैं ठंडी, ये कैसे निकलेंगी। उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। इसलिए उसको आप कह दो कि जब फसल होगी तब आपको रुपए दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। तो उसने कहा कि आप एक बार कह दो कि जब फसल होगी तब उसको दे देंगे। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। तो पूस का मतलब पौष मास से है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, मतलब थोड़ा डराएगा, धमकाएगा कि मुझे पैसे दो। बला से झाड़ू मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, मतलब उसका नाम हल्कू और उसका शरीर जो है वो काफ़ी भारी भरकम था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। कि लाओ वो पैसे दे दे, इससे पीछा छूटे, फिर कोई और रास्ता देखेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, ज़रा सुनूं तो। कौन उपाय करोगे? कि बताओ कौन से उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा? कंबल न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। कि ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते, इसमें घाटा ही घाटा हो रहा है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। तो उसने कहा कि इससे तो अच्छा है खेती छोड़ दो और मजदूरी कर लो, मैं ये रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, कि अब की बार से खेती छोड़ दो। मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। मतलब ऐसे किसी ये जो पैसे मांगने वाले हैं वो पीछे तो नहीं पड़े रहेंगे। फिर अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। कि ऊपर से ये और सुनना पड़ता है लोगों से। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो उसने उसके पास जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वो रुपए लेकर के वो निकला और इस तरह से जा रहा था जैसे मान लो अपना हृदय ही उसने निकाल लिया हो। क्योंकि खेती किसानी जो लोग करते हैं, छोटी खेती इन लोगों की है और इनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। और थोड़े बहुत रुपए जो पड़े हुए थे वो जो मांगने वाले आ रहे हैं, जिनके उधारी चल रही है, उनको देने जा रहे हैं। तो किसान ये जो है उसको ये लग रहा है जैसे अपना हृदय ही उसको दे रहे हैं। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। तो उसको सर्दी के मौसम में कंबल की ज़रूरत है और जैसे तैसे उसने रुपए जुटाए थे और वो रुपए आज उसके हाथ से निकल रहे हैं। वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। तो ज्यों ज्यों वो रुपए लेकर के आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका एक एक कदम
उसका मस्तक जो है वो उसकी एकदम गरीबी के भार से दबा सा जा रहा था। तो स्त्री नहीं चाहती थी कि वो उसको बचे हुए रुपए दें, क्योंकि कंबल की ज़रूरत थी, लेकिन हल्कू ने ये सोचते हुए कि इससे एक बार पीछा छूटे, वह रुपए देने जा रहा है। वह रुपए उसने ले लिए उससे।